हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी कोटलिन स्विच का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर इन कोटलिन। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में तो आपको पता ही होगा, लाइक जिस भी लैंग्वेज में अगर कोई क्लास होती है तो उसमें कंस्ट्रक्टर होता ही है। तो आपने कंस्ट्रक्टर पहले पढ़ा ही होगा। तो आइए आज देखते हैं कि कोटलिन में हम कंस्ट्रक्टर का कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो कि जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे रन होता है, और इसका यूज हम ऑब्जेक्ट के स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। लेकिन इससे अलग भी इसके काफ़ी यूजेस हो सकते हैं। लाइक अगर हमें किसी रिसोर्स की वैल्यू को सेट करना हो या किसी आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करना हो, उस टाइम पर भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है लेकिन मेथड नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। इनफैक्ट कंस्ट्रक्टर में वॉइड रिटर्न टाइप भी नहीं होता। तो जब हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो उसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाते। अब कोटलिन में दो कंस्ट्रक्टर होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। सो कोटलिन की क्लास केवल एक ही प्राइमरी कंस्ट्रक्टर रख सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर रख सकती है। अब अगर हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं कोटलिन में और उसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो जो हमारा कोटलिन का कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है। और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता, लाइक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर जनरेट कर देता है जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, अगर हम उसमें कोई प्राइमरी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। अगर हम बना रहे हैं तो वो हमारा ही यूज करेगा, अगर हम नहीं बना रहे हैं तो वो अपने आप से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है। ओके, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है उसको डिक्लेयर करने के लिए जो हमारा क्लास हेडर होता है उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं, और उसके बाद हम ब्रैकेट्स में अगर हमें पैरामीटर होते हैं तो वो पास करते हैं। इस तरह से हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के लिए जो क्लास का हेडर होता है, यहाँ पे हम क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज करते हैं, और उसके बाद अगर हमारे पैरामीटर होते हैं तो वो पैरामीटर लेते हैं। इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, हम बिना पैरामीटर के भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, और जो हमारे पैरामीटर होते हैं उनको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में असाइन कर सकते हैं। अब एक और बात, अगर हमारे पास कोई मॉडिफायर नहीं है या कोई एनोटेशन नहीं है तो हमें कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के लिखे ही हम सीधा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है इसका डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो पब्लिक होता है। तो अगर हमें कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमें प्राइवेट करना है या प्रोटेक्टेड करना है तो हमें वो मॉडिफायर देना होगा, और अगर हम मॉडिफायर यूज करें तो हमें कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज करना होगा। तो जो हमारी सील्ड क्लास होती है उसमें ही केवल जो कंस्ट्रक्टर होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अदर जितने भी क्लासेस होते हैं उन सब में पब्लिक होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में क्लास क्रिएट करती हूँ यूजर नाम से। ओके, ये हमारी एक क्लास है जिसमें मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। अब एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर ले लिया नेम, जो कि मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। अब जो मैंने क्लास यूजर बनाई है, अब मैं उसके यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई जिसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, और उसका जो इसमें जो पैरामीटर है वो एक नेम लिया, और यहाँ पे मैंने क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे ना तो मैंने कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है और ना ही कोई एनोटेशन यूज की है, तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का ना यूज करूँ तो भी ये कोई एरर नहीं देगा। बट अगर मुझे इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाना है या प्रोटेक्टेड बनाना है तो उस टाइम पे मुझे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करना होगा। अगर नॉर्मली भी मैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज़ करूँ तो ये एरर नहीं देगा, लेकिन इसके यहाँ पे रिक्वायर नहीं है। बट अगर मुझे इसे प्राइवेट बनाना है तो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज़ करना होगा, और क्योंकि मैंने ये प्राइवेट बनाया है तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे कॉल नहीं करा सकते। और अगर मैं इसको पब्लिक बनाती हूँ तो पब्लिक जो होता है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक ही होता है, तो यहाँ पे पब्लिक की रिक्वायर नहीं है, इसलिए पब्लिक हमारा इस तरह से दिख रहा है। तो आपने देखा, अगर हमें कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, अगर हम कोई मॉडिफायर यूज करते हैं तो ही हमें कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज करना है। इससे अलग अगर मैं कोई एनोटेशन यूज करती हूँ, लाइक मैं @इंजेक्ट एनोटेशन यूज अगर मैं करती हूँ, तो उस टाइम पे भी मुझे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड देना होगा। अगर मैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के बिना ये यूज करती हूँ तो ये एरर देगा। तो इस तरह से अगर हम लोग कोई भी एक्सेस मॉडिफायर या कोई भी एनोटेशन यूज करते हैं तो उस टाइम पे हमें कंस्ट्रक्टर कीवर्ड देना होगा। अगर हम इनमें से कुछ यूज नहीं कर रहे तो हम बिना कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के ही इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जनरेट कर सकते हैं। ओके, जो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है, आपने देखा होगा उसकी कोई बॉडी नहीं होती। तो उसकी अगर बॉडी नहीं होती तो हम उसमें कोई भी कोड कंटेंट नहीं कर सकते।
लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट के टाइम या प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई कोड रन करना है, हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसके साथ कोई हमारा कोड रन हो, तो उसके लिए हमें इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज करते हैं। तो इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या होता है? इनिशियलाइजर ब्लॉक एक क्लास बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, जिसको हम इनिट कीवर्ड के साथ लिखते हैं, और उसके अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस समय पे वो हमारा कोड कॉल हो जाता है। हम एक से ज़्यादा इनिशियलाइजर ब्लॉक भी लिख सकते हैं, लाइक हमें 2 इनिशियलाइजर ब्लॉक लिखने हैं या 3 इनिशियलाइजर ब्लॉक लिखने हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो जिस ऑर्डर में हम इन ब्लॉक्स को लिखेंगे वो उन्हीं ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। तो देखते हैं, हाँ, तो देखते हैं वो करते कैसे हैं इसमें। ओके, इसमें एक चीज़, ठीक है, और जो भी हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करेंगे उन पैरामीटर्स को हम इनिशियलाइजर ब्लॉक में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी कोड लिखना हो उसके पैरामीटर्स को यूज करते हुए, तो हम वो इनिट ब्लॉक बनाकर उसके अंदर लिख सकते हैं। तो देखते हैं करते कैसे हैं। तो अगर हम अपने इस एग्जाम्पल में देखें, मान लो मेरे को क्या करना है, जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जब भी मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, मैं ऐसे इंजेक्ट हटा देती हूँ। तो जब भी मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, ओके, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड में हटा देते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो, मैं चाहती हूँ कि उस टाइम पे नेम प्रिंट हो जाए। तो मैं ऑब्वियसली इसके अंदर कोई कोड नहीं लिख सकती। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी सीधा प्रिंट, तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगी, ये एरर दे देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इनिट ब्लॉक का यूज करना होगा, जिसके अंदर मैं प्रिंट करा लूँगी क्या, नेम। अब नेम जो मेरा पैरामीटर पास हुआ है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में, उसको मैं सीधा यहाँ पे यूज कर सकती हूँ इनिट ब्लॉक के अंदर। अब मुझे चाहिए कि मैं एक से ज़्यादा इनिट ब्लॉक यूज करूँ, तो मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा इनिट ब्लॉक बना सकती हूँ। लाइक मैं इसमें यहाँ पे कुछ प्रिंट करा लेती हूँ, हेलो वर्ल्ड, या मुझे 3 चाहिए तो मैं 3 भी बना सकती हूँ। जितने मुझे चाहिए मैं उतने इनिट ब्लॉक बना सकती हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे पहले मेरा उर्वशी कॉल हुआ, यानी कि पहले मेरा ये वाला इनिट ब्लॉक कॉल हुआ, उसके बाद मेरा हेलो वर्ल्ड ये वाला इनिट ब्लॉक कॉल हुआ, और फिर मेरा हेलो वर्ल्ड 2, तो मेरा थर्ड वन इनिट ब्लॉक कॉल हुआ। तो इन इनिट ब्लॉक को हम जिस सीक्वेंस में लिखते हैं ये उसी सीक्वेंस में कॉल होते हैं, और हमारा जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के जितने भी पैरामीटर होते हैं उनको हम इन इनिट ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हम जो ये हमारा नेम है इसको हम किसी भी इनिट ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड वन ब्लॉक में चाहूँ कि यहाँ पे मुझे इनिट ब्लॉक में इसके जो पैरामीटर है उसको एक्सेस करना है, तो मैं इसको यहाँ पे कर सकती हूँ। तो ये नेम को मैंने थर्ड वन में भी प्रिंट करा दिया। अब मैं इसको रन करा के आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखो, हेलो वर्ल्ड टू उर्वशी। तो जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू पास की वो हम हर एक इनिट ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया इनिट ब्लॉक। अगर हमें प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में कोई कोड लिखना हो, लाइक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल होते हुए हमें चाहिए कि कुछ रन हो, तो हम उसको इनिट ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। तो ये जो इनिट ब्लॉक होता है वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली रन होता है। जब भी हमारा कोई कंस्ट्रक्टर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रन होता है, हमें इसको कहीं से कॉल या कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इस इनिट ब्लॉक के अंदर हम पैरामीटर को वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए कि यहाँ पे नेम इक्वल टू हो जाए जैन, अगर मैं इसको वेर टाइप का ले लूँ, तो यहाँ पे नेम को मैंने जैन दे दिया। तो अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो इसने नेम को जैन प्रिंट किया। अब मुझे चाहिए कि पहले वाला नेम तो उर्वशी ही प्रिंट करे, लेकिन लास्ट वाला जो नेम है उसको ये जैन प्रिंट करे। देखा, इसने पहले वाले को उर्वशी प्रिंट किया और थर्ड वन को इसने जैन प्रिंट किया। बेसिकली इनिट ब्लॉक के अंदर हम इन पैरामीटर को एक्सेस कर सकते हैं, इनकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं और इनको प्रिंट करा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। तो जो हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होता है, तो सबसे पहले कोटलिन में एक से ज़्यादा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। इसमें कितने भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये क्यों यूजफुल होते हैं? तो अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के हमें मल्टीपल वे चाहिए, लाइक हमें मल्टीपल वे प्रोवाइड करने हो किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के, तो हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। ये अगर हमें डिफरेंट कंडीशन के बेस पे, डिफरेंट प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन के बेस पे, हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बेस पे अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, तो उस टाइम पे भी हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। लाइक हम मल्टीपल सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं कि इस कंडीशन के बेस पे ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, इस कंडीशन के बेस पे ये ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना हो, अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देनी हो, तो उस टाइम पे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो जब हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये मोस्टली कब हेल्पफुल होते हैं, जब हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू चाहिए होती है, तो उस टाइम पे ये हेल्पफुल होते हैं। तो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होते हैं ये कब रन होते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस टाइम पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर रन होते हैं।
हम एक ही क्लास में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक हम एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और एक से ज़्यादा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम कोई सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है उसको दिस कीवर्ड का यूज करके हमें उसको कॉल करना जरूरी होता है। जितने भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना जरूरी होता है, चाहे वो डायरेक्ट करे या वो किसी ऐसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करे जो खुद प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हो। यानी कि चाहे वो डायरेक्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल करे या इनडायरेक्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। बट अगर कोई भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं तो उसका दिस कीवर्ड का यूज करके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना जरूरी होता है। तो देखते हैं ये करते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जो कि मेरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है। इसके आप देखोगे तो ये मुझे एरर दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दिस लगा के और यहाँ पे कोई नेम पास कर देती हूँ तो ये मुझे अब एरर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसको मैंने नेम और एज एज ए पैरामीटर पास कराए और उनको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करके ये जो मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर था इसको कॉल कराया। तो अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो ये यहाँ पे एरर देने लगेगा। इसने एरर क्या दिया, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल एक्सपेक्टेड। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। अब अगर मैं इस प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के वैल्यू को हटा देती हूँ, सॉरी, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने मैंने इनकी वैल्यू को हटा दिया। अब मैं इनके ब्रैकेट्स को भी हटा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने कोई भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। तो इस केस में जब बाय डिफॉल्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी बाय डिफॉल्ट उसको कॉल कराता है। इस केस में हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, लाइक हमें यहाँ पे कोई वैल्यू पास करते हैं या ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो उस टाइम पे हमें दिस कीवर्ड का यूज करना जरूरी है। तो ये दिस कीवर्ड से प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रहा है। अब मैं इसमें वापस से नेम पास कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ नेम पास करना होगा। मैं ये नेम वैल्यू कंस्ट्रक्टर से भी उठा सकती हूँ, कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें मैंने दिस कॉल करके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा। अब मैं चाहूँ तो सेकंड कंस्ट्रक्टर में जो मेरा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल करा सकती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं जिसमें नेम और साथ में मैंने एज दे दी। तो अगर मैंने ऐसा किया, नेम और एज दे दी, तो इसने यहाँ पे जो मेरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर था फर्स्ट वन उसको कॉल किया। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और ये कंस्ट्रक्टर मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टर इनडायरेक्टली प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अगर मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, जितने भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है उन सबको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना जरूरी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस केस में इसको इनडायरेक्टली कॉल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ना ही प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कराती और ना ही सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को, तो ये मुझे यहाँ पे एरर देता। एरर में क्या दे रहा है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल एक्सपेक्टेड। तो ये बोल रहा है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल होना जरूरी है। बट यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा दिया तो ये एरर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें प्रिंट एलन करा देती हूँ कुछ भी। लाइक मैंने प्रिंट एलन कराया 1 1 2 3। ओके, अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर को रन कैसे करते हैं। अब मुझे अगर किसी कंस्ट्रक्टर को रन करना है तो उसको मुझे कॉल कराना होगा। फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ पे यूजर में सिर्फ नेम पास कराया तो ये सिर्फ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा है, लेकिन मुझे चाहिए कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ मैं यहाँ पे एज भी कॉल करा दूँगी। और जो मेरा सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर है अगर मुझे उसको कॉल कराना है तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास ही नहीं करूँगी। तो जो मेरा पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रहा है और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रहा है। तो अगर मुझे डिफरेंट तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो मैं इसका यूज करूँगी। अब तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले वाला कंस्ट्रक्टर क्या कॉल करा रहा है, पहले वाला कंस्ट्रक्टर मेरा प्रिंट क्या करा रहा है, सबसे पहले नेम में मैंने क्या पास किया, उर्वशी। तो यहाँ पे उर्वशी प्रिंट हो गया। देन एज में मैंने क्या पास किया, 1। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब मैंने सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल करा, लेकिन इस सेकंड कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ये जो हमारा पहले वाला कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल करा रहा है जिसमें नेम क्या पास कर रहा है, ए। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया ए। एज में क्या पास कर रहा है, ये 1। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 1। इसके बाद जो इसका कोड था 1 2 3 वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो क्योंकि इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर ने पहले वाले सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था तो उसका कोड इसमें कॉल होगा, उसका कोड भी इसमें लिखा जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे इनिट ब्लॉक होता और उसके अंदर मेरा कुछ लिखा होता
लाइक कुछ भी println init कॉल। तो जब भी मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, लाइक मैं फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रही हूँ, तो इसलिए इनिट कॉल यहाँ पे कॉल हुआ। फिर जब मैं सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रही हूँ, और जो कि हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारा फिर से इनिट कॉल प्रिंट हुआ। तो हमारा जितनी बार भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उतनी बार ही हमारा इनिट ब्लॉक चला, और इसी तरह से जितनी बार हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उतनी बार ही हमारा प्रिंट हुआ। तो इसमें हमने जैसे देखा, जो हमारा इनिट ब्लॉक होता है वो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के का ही एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि जब भी हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ही हमारा इनिट ब्लॉक कॉल होता है। तो इसीलिए जब भी हम कोई सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल कराते हैं, तो उससे पहले हमारा इनिट ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है। तो अगर हम इसका सीक्वेंस देखें, तो सीक्वेंस में सबसे पहले हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर हमारा इनिट ब्लॉक कॉल होता है, और लास्ट में हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसमें एक चीज़ और है कि हमारी जो भी क्लास होती है, अगर हम उसमें कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पब्लिक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, जिसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमारी क्लास का कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर ना हो, अगर हमें ऐसे चाहिए, तो उस केस में हम एक एम्प्टी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एम्प्टी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना के क्रिएट कर सकते हैं। उससे हमारे क्लास के पास कोई भी पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं बचेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी एक क्लास है, हमारे पास दो क्लास है, और वो क्लास चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर दिया, और हमें एक क्लास के कंस्ट्रक्टर से दूसरे क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना है, तो वो हम सुपर कीवर्ड से कॉल करा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। मैं एक और क्लास बना लेती हूँ, जिसका नाम मैं पेरेंट रख लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरी क्लास यूजर है इसको मैं ओपन करती हूँ। अब मैंने इसको ओपन कीवर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि जो कोटलिन होती है उसमें बाय डिफॉल्ट जितनी भी क्लासेस होती है सभी क्लोज होती है, यानी कि उनको हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते। तो उनको ओपन कीवर्ड यूज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उन क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं ओपन कीवर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं यूजर को इनहेरिट करना चाहती हूँ, तो ये एरर दे रहा है। ये क्या एरर दे रहा है, दिस टाइप इज फाइनल सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम, यानी कि ये जो क्लास है फाइनल क्लास है, आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे ओपन कीवर्ड का यूज करना होगा। तो अगर मैं ओपन कीवर्ड का यूज करूंगी, तो ये हमारी क्लास जो है वो ओपन हो जाएगी इनहेरिट के लिए। तो जो ये हमारा फाइनल क्लास है, ओपन क्लास है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारी एक क्लास में हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, और उससे हमें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो वो कैसे कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ओके, तो पहले हम क्लास ले लेते हैं जिसके पास कोई प्राइमरी कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इस केस में ये बाय डिफॉल्ट इसके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, लेकिन मुझे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो मैं कैसे करूँगी, मेरे पास एक कीवर्ड है सुपर, मैं उसको कॉल कराऊंगी, उसके अंदर मैं नेम पास करूंगी, और जो मेरी एज थी वो पास करूंगी। तो ये मैंने क्या किया, जो ये कंस्ट्रक्टर है मेरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, उसमें मैंने जो मेरी पहली क्लास थी उसके सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा लिया, जिसमें हम दो कीवर्ड पास कर रहे हैं, नेम और एज। अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ के मैंने क्या किया, मैंने इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करा लिया, जिसमें हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे। अब अगर मेरे पास इसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता, लाइक जो मैंने पहले लिखा था, तो अब अगर यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता, तो मैं जब मैं यहाँ पे सुपर के अंदर सिर्फ नेम पास करके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकती। तो मैं यहाँ पे सुपर का यूज करके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकती। तो अगर मुझे किसी चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को, मैंने इसका नाम यहाँ पे पेरेंट दे दिया, बट ये चाइल्ड क्लास है। तो अगर मुझे किसी चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को कॉल कराना है और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना है, तो मैं सुपर कीवर्ड से कॉल करा सकती हूँ। यही अगर मुझे एक ही क्लास में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर से दूसरे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को या प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना है, तो मुझे दिस कीवर्ड का यूज करना होगा। ओके, अब जैसा मैंने बताया था कि अगर हमारी जो क्लास होती है उसके पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि पब्लिक होता है, लेकिन अगर हमें पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, तो हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना अलाउ नहीं करता। अगर हमारी किसी क्लास के पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, तो उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि जितने भी आउटसाइड उसके क्लास के बाद जितने भी क्लासेस होती है, उन सबको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से रोकता है। तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे हमारा सिंगलटन पैटर्न होता है, तो उसमें हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। यूटिलिटी क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, और फैक्ट्री पैटर्न में भी हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों जगह हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर
होता कैसे है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई यूजर, जिसमें मेरा नेम पास किया और उसका ही ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सकूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लिखूंगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे एरर दे रहा है कि ये प्राइवेट है, तो हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपने देखा, जब भी मैंने प्राइवेट यूज किया तो मेरे को कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करना जरूरी था। अगर मैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज ना करती तो ये एरर देता। क्लियरली बोल रहा है, यूज कंस्ट्रक्टर कीवर्ड आफ्टर मॉडिफायर ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। तो अगर मैं मॉडिफायर का यूज करती हूँ तो उसके साथ कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज जरूर होगा। और अगर मैं किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर देती हूँ तो उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। तो इसका यूज हम मल्टीपल जगह पे करते हैं, जैसे सिंगलटन क्रिएट करने के लिए, यूटिलिटी क्लास क्रिएट करने के लिए और फैक्ट्री पैटर्न के लिए। तो यहाँ पे हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।